नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पारंपरिक भोजपुरी गीतों से हुआ मॉरिशस में स्वागत। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर होने हैं हस्ताक्षर। लोकसभा में आज मणिपुर बजट पर चर्चा और वोटिंग के अलावा इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल सूचीबद्ध। कुछ विपक्षी सदस्यों ने सदन में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। राज्यसभा में भी अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी की बैठक आज। संविधान और कानून से जुड़े विशेषज्ञों के साथ होगा विचार विमर्श। तमिलनाडु में कई हिस्सों में बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर हुआ चैंपियंस का जोरदार स्वागत। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर पोर्ट लुइस पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री की अगवानी की। उन्होंने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अपने समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलाम का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी यात्रा एक बहुमूल्य मित्र के साथ बातचीत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक अद्भुत अवसर है। मॉरिशस के मंत्री, शीर्ष अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। इनमें मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर, नेता विपक्ष सहित 200 हस्तियां शामिल थी। प्रधानमंत्री का स्वागत तोपों की सलामी देकर किया गया। प्रधानमंत्री को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ध्यान रहे कि इससे पहले 2015 में प्रधानमंत्री ने मॉरिशस का दौरा किया। प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री आज एक समारोह में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वहीं कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम की यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और व्यापार के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मॉरिशस भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी और हिंद महासागर में प्रमुख साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहां जमा हुए थे। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का हाथ हिलाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय उत्साह और उल्लास से लबरेज दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में भोजपुरी संस्कृति की झलक दिखाई दी। गीत गवाई के जरिए प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी और उत्साह की भावनाएं व्यक्त की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचने पर वहां जो भारतीय समुदाय और ज़बरदस्त उत्साह और उल्लास देखा गया।
लोग प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद खुश दिखाई दिए। हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने कुछ लोगों से बात की है। यात्रा जो है मॉरिशस के लिए और भारत के लिए दोनों के लिए सुखद रहे। और इससे पहले आए थे मोदी जी, तब भी हम गए थे स्वागत करने। आज भी हमको मौका मिला और खास करके मोदी जी से। वैसे तो हम गुजरात से हैं और यहाँ गुजरात में एक गुजराती आए तो हमको तो जो और ज्यादा उत्साह आता है, तो हम बहुत खुश है। हमने मोदी जी को बहुत करीब से देखा। हम गुजराती है, मोदी जी भी गुजराती है, तो उसने हमसे गुजराती में भी बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा। He is like my role model. I really feel like he motivates me in my life. बड़ा ही अच्छा अनुभव था। He is really like his personality is very charming and it was really inspiring to watch him. हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए। वी आर ब्लेस्ड, वी आर हियर इन मॉरिशस एंड सीइंग लाइव श्री नरेंद्र मोदी। वी आर सो ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले, सर ने हमसे हाथ भी मिलाया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर के। थैंक यू। एक महान आत्मा है, क्या उनका दर्शन करना भी एक बहुत बड़ी बात है। हम मुंबई से हैं, खास यहाँ आए हैं मोदी साहब को देखने के लिए। आने वाले अगले 5 सालों में ये जो दोस्ती है ये और भी गहरी हो। जैसे हमारे वेदों में कहा गया अतिथि देवो भव, उसी परंपरा को हम यहाँ निभाते हुए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत किए मॉरिशस की धरती पर। और हमारे साथ मॉरिशस की जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, उस पर ज़्यादा बातचीत के साथ जया सिन्हा जुड़ गई हैं। जया, मॉरिशस यानी हिंद महाप्रशांत क्षेत्र का वो अहम सितारा, और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं मॉरिशस की तो उसे मिनी इंडिया कहा जाता है। संस्कृति, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सभ्यता का एक बहुत बड़ा परिचायक, जहां भारतीय मूल निवासी है। और उसकी एक झलक हमने आज स्वागत में भी देखी जब प्रधानमंत्री का किया गया। यकीनन आंचल, एक बेहद खूबसूरत अनुभव यहाँ पर मॉरिशस में आकर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप अपने देश से इतनी मीलों दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो वाकई एक तरह का एक लघु भारत आप कह सकते हैं। और ये मॉरिशस अपने आप को एक छोटा भाई मानता है भारत का। और यहाँ पर आकर आपको देखना होगा कि किस तरह से एक भारतीय के रूप में आपको वो सम्मान, आपको वो गौरव प्राप्त होता है जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो पिछले जो उनका काम काज रहा है, उससे सिर्फ ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जिस तरह का विश्वास और भरोसा उन्होंने जीता है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये मॉरिशस। और ना सिर्फ भारतीय मूल के लोग, जो करीब 70% यहाँ पर भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन जो मॉरिशन भी हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी जानते हैं, उनके काम को सराहते हैं। और जो भारत की तरफ से जिस तरह से मॉरिशस के सहयोग और विकास के लिए काम किया गया है, वो यहाँ पर मॉरिशस में उसकी तस्वीर साफ तौर पर दिखती है। एक बेहद घनिष्ठ पड़ोसी दोस्त के रूप में जिस तरह से भारत मॉरिशस का हाथ थामकर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसकी झलक मॉरिशस में साफ तौर पर नजर आती है। आज सुबह जिस तरह से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का, यही परिचायक है कि जो ऐतिहासिक घनिष्ठ संबंध भारत और मॉरिशस के थे वो इस वक्त और भी ज्यादा मजबूत होते नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि मॉरिशस में इस वक्त नई सरकार है। नवंबर 2024 में जिस तरह से चुनाव हुए और उसके बाद नया पदभार संभाला, तो वो प्रधानमंत्री आज सुबह 6 बजे पहुंचे आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और रात 3 बजे से उठे हुए भारतीय लोग, जो मॉरिशन लोग हैं, वो भी लगातार सड़कों पर मौजूद थे, हाथ में तिरंगा झंडा लिए और प्रधानमंत्री का नारा लगाते हुए, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए यहाँ पर स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री का, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की दूसरी राजकीय यात्रा है। 2015 में वो आए थे राष्ट्रीय दिवस जो मॉरिशस का है उसमें शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में, और अब इस बार फिर वो 12 मार्च को आ रहे हैं। तो ये 10 वर्षों का जो इंतजार है वो यहाँ पर नजर आ रहा है मॉरिशस के लोगों के चेहरों पर, इसीलिए वो बेहद खुश थे। बेहद उनमें एक उत्साह था कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री का स्वागत करें, और इसीलिए वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे थे। जो संस्कृति है, हम कह सकते हैं लोकतंत्र, विकास, विरासत, की तमाम चीजें हैं जो भारत और मॉरिशस को एक सूत्र में पिरोती हैं। और इससे अब आगे निकलकर हम बात करें तो संस्कृति से आगे जाकर और भी विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के रहते भारत और मॉरिशस और कई क्षेत्रों में यहाँ पर विकास की राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहा है।
मॉरिशस की विकास परियोजनाओं में भारत की ओर से सहयोग देखें, बात करें व्यापार की, बात करें सामरिक महत्व की, बात करें राजनीतिक गठबंधन की, तो तमाम मोर्चों पे यहाँ पर भारत और मॉरिशस की बेहद सुंदर तालमेल दिख रहा है, रिश्तों में और गर्माहट दिख रही है। और जया, क्योंकि हम हिंद प्रशांत यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत ही दोनों देशों के लिए के साथ वो देखते हैं। दोनों देशों के लिए ये जो यात्रा है एक नए चैप्टर को शुरू करेगी, आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक लिहाज से और सांस्कृतिक लिहाज से तो हम समझ ही रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को कैसे बूस्टअप करता आएगा मॉरिशस, क्योंकि सामरिक जो रणनीति होती है किसी देश की, अगर समुद्री सुरक्षा चौकस है तो वो अपने आप में पक्की होती हुई। बिल्कुल आंचल, यहाँ पर लगातार भारत जो है ग्लोबल साउथ को लेकर अपनी आवाज मुखर कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में मॉरिशस भी अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है। जब भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर यहाँ पर उठ रहा है तो ऐसे में मॉरिशस की हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी मौजूदगी, जो उसका स्ट्रेटेजिक जो उसका लोकेशन है, उसको लेकर भी ये काफी अहम हो जाती है मॉरिशस की भूमिका, और उसी की झलक यहाँ पर नजर आती है। जब बात करते हैं दोनों देशों के, जब हम साझा हित की बात करते हैं तो साझा हित और साझा चुनौतियां भी दोनों देश मिलकर यहां पर सामना करने की बात कर रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए बेहद अहम साबित होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा, क्योंकि यहां पे द्विपक्षीय मुद्दों पर बेहद महत्वपूर्ण बातचीत होगी, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के राष्ट्रपति दोनों से ही मुलाकात करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 8 समझौतों पर यहां पर, अभी जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है, करीब 8 समझौतों पर यहां पर समझौता होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। लंबे दूरगामी के लिहाज से भारत और मॉरिशस के रिश्तों में जो ये इस यात्रा का असर होगा वो नजर आएगा, लेकिन इस वक्त किस तरह से अगर हम पूरे बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या हम बाकी यूरोप की बात करें तो मॉरिशस कैसे एक बहुत ही व्यापारिक साझेदार के रूप में एक अहम भूमिका निभा सकता है, एक रूट के रूप में एक काम कर सकता है, उसकी एक झलक हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आज का भी प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस तरह से हम बात करें कि लगातार भारत की सहायता प्रभाव विभिन्न परियोजनाओं को हम यहाँ देख रहे हैं, और जो आज क्योंकि आप कार्यक्रम की बात कर रही हैं तो प्रधानमंत्री कुछ देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ जो भारतीय समुदाय है उनसे भी मिलेंगे, और जब भी प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा करते हैं और जो वहाँ का भारतीय समुदाय है वो बहुत उत्साहित रहता है, उल्लासित रहता है। तो आज जब प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे तो कौन से ऐसे मंत्र हैं जो वो उनके साथ साझा करने वाले हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले सालों में भारत और मॉरिशस के इस रिश्ते को ऊष्मता और प्रगाढ़ता के साथ भर देंगे? बिल्कुल, कम्युनिटी इवेंट का लेकर काफी इंतजार है। यहाँ पे जो सामुदायिक इवेंट होने जा रहा है, जहाँ पर भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री बोटानिकल गार्डन भी जाएंगे। बोटानिकल गार्डन मूल रूप से भारतीय सहायता से नहीं निर्मित है, लेकिन वहाँ पर जो पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं उसको लेकर और जो उसके तकनीकी प्रबंधन के लिए यहाँ पर भारत की ओर से सहायता प्रदान की गई है, वहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उसके बाद अगर कम्युनिटी इवेंट की बात करें तो कम्युनिटी इवेंट को लेकर बहुत ही खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री मॉरिशस वासियों के बीच में आए हैं तो यकीनन उनसे मुलाकात करने की चाह सब में थी, और इसी कड़ी में यहाँ पर काफी दिनों से हम तैयारियां देख रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे। यहाँ पे जो मौजूद छात्र हैं वो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति के रंग बिखेरते नजर आएंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय लोक कलाएं, भारतीय जो खान पान है, विरासत है, वो यहाँ पर बेहद लोकप्रिय है। जो कि यहाँ पर जिस तरह से हिंदू धर्म और सनातन धर्म का पालन किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है। जहाँ पे जितने मंदिर हैं वो आपको लगेगा कि शायद दिल्ली में उतने मंदिर कम है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो हिंदी बोलने का और जो हिंदी प्रचार प्रसार है उसकी एक झलक साफ नजर आती है, और कहीं ना कहीं यही भारतीय संस्कृति की झलक बिखरेगी आज कम्युनिटी इवेंट में, जहां पर आप भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रस्तुति खासतौर पर छात्रों द्वारा की जाएगी, भारतीय लोक नृत्य की वहां पर प्रस्तुति होगी। साथ ही प्रधानमंत्री के लिए खासतौर पर नन्हे बच्चों ने, नन्हे कलाकारों ने संस्कृत में गीत तैयार किया, वो यहाँ पर वो गाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार प्रधानमंत्री के संबोधन का होगा। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, उनके बीच आकर आज प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे, इसका खासा इंतजार है यहाँ मौजूद भारतीयों को, भारतवंशियों को, साथ ही जो मॉरिशन वासी हैं उनको भी बहुत ज्यादा इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त पूरे विश्व में एक शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं, उसी लिहाज से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ पर मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री की
इस यात्रा से राष्ट्रीय दिवस पर बिल्कुल। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बेहद खास मौका है मॉरिशस वासियों के लिए। 12 बिल्कुल, और सबको मार्च, साथ लेकिन लेकर उनके बीच चलने की पाकर और बात जब भारत की हो रही है, मॉरिशस के रिश्तों की हो रही है। बिल्कुल, और जब सबको साथ लेकर चलने की बात होती है और इसी विचार को प्रासंगिक बनाते हुए प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ते हैं और ये दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जया, इन तमाम जानकारियों को सीधे मॉरिशस से हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, जैसे कि हमारी संवाददाता बता रही हैं, और प्रधानमंत्री के दौरे पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। इससे जुड़ी तमाम जो खबरें आती रहेंगी वो हम आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और साल 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 भी सूचीबद्ध है। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 में प्रावधान किया गया कि यदि कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट या वीज़ा के भारतीय सीमा में दाखिल होता है तो उसे 5 साल के कैद के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिलहाल ऐसी गुस्ताखी करने पर कैद के साथ 50,000 रुपए तक का जो जुर्माना है उसका प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में आज शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी है। उच्च सदन में विभिन्न प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तो आज भी अगर हम देखें तो संसद का अहम दिन है, जहां मणिपुर के बजट पर भी चर्चा होनी है और साथ ही साथ फॉरेनर्स बिल को लेकर भी जो लोकहित और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दे हैं वो भी उठाए जाएंगे। देखिए आंचल, कल पहले ही दिन से हम देख रहे हैं कि जमकर कामकाज हो रहा है। विधायी कामकाज भी कल ही उसमें प्रगति हुई। प्रश्नकाल में दोनों सदनों में सवालों के जवाब दिए गए। हालांकि लोकसभा में हंगामा चलते 1 घंटे के लिए प्रश्नकाल स्थगित हुआ। आज भी विधायी कामकाज सूचीबद्ध है और इस वक्त हम राज्यसभा में देख रहे हैं कि डीएमके सांसद परिसीमन के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और डीएमके के सांसदों का यह कहना है, डीएमके का कहना है कि परिसीमन से जुड़ा जो मुद्दा है उन पर जो उनकी चिंताएं हैं वो उसको साझा कर रहे हैं सदन में। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल हो रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विधेयक इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ वो सदन के पटल पर रखा जाना है। मणिपुर पर जो कल बजट पेश हुआ था तकरीबन 30,000 करोड़ से ज़्यादा का, वो उस पर चर्चा होगी, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, उसे पारित करा जाएगा। और राज्यसभा में आज से जब विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा शुरू होती है तो वो एक प्रक्रिया होती है आम बजट को पारित कराने को लेकर। वो राज्यसभा में कामकाज पर चर्चा होती है और अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगे लोकसभा में पारित की जाती हैं। तो ये बजट पारित कराने की एक प्रक्रिया है। तो हम जमकर विधायी कामकाज, प्रश्नकाल और विपक्ष के द्वारा मुद्दे उठाते हुए देख रहे हैं। कल त्रिभाषा का जो मुद्दा था, एनईपी और त्रिभाषा का, वो उठाया गया था और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार, स्टालिन सरकार दरअसल राजनीति कर रही है। जब स्कूली जो पढ़ाई है वो मदर टंग में होनी है, यानी मातृभाषा में होनी है, फिर इस तरह की राजनीति करना ये उचित नहीं है। जबकि कनिमोई की तरफ से, डीएमके सांसद की तरफ से कहा गया था कि जो पीएम श्री स्कूल में के तहत जो आवंटन रोकने की बात है, वो एक आरोप लगाया गया था कि स्कूली शिक्षा में जो फंड मिलना चाहिए तमिलनाडु को वो रोका गया है। जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि पहले एक एमओयू साइन करना था और उस पर यू टर्न ले लिया तमिलनाडु सरकार ने। तो हमने नोक-झोंक भी देखी, आरोप प्रत्यारोप देखा, लेकिन अच्छी बात ये देखी कि जमकर कामकाज हुआ। रेलवे संशोधन बिल पारित हुआ, एक पोत से जुड़ा बिल पारित हुआ लोकसभा में, और आज भी हम देख रहे हैं कि दोनों सदन चल रहे हैं। उम्मीद यही है कि विधायी कामकाज में भी प्रगति होगी, शून्यकाल में तमाम मुद्दे भी उठाए जाएंगे और मणिपुर पर बजट पर चर्चा आज पूरी की जाएगी, जिससे मणिपुर का बजट पारित किया जा सके। और वहीं राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है। शैलेंद्र,
बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि राज्यसभा में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर जब चर्चा होती है तो बजटीय प्रक्रिया को पारित कराने का एक हिस्सा होता है। तो उसके तहत सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। उस दौरान हम देखेंगे कि एनईपी से जुड़े मुद्दे, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है या त्रिभाषा जो फार्मूला है, उस पर जो कुछ बात है वो विपक्षी दल और तमाम सत्ता पक्ष के लोग रख सकते हैं। कल हमने देखा कि लोकसभा में निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद ने बहुत तल्ख रूप से आरोप लगाया, काफी कड़ी टिप्पणी की तमिलनाडु सरकार और डीएमके पर कि वो चुनाव हारने के डर से इस तरह की विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। जबकि आप देखें, संस्कृति हो, संस्कृत भाषा हो या तमाम अन्य भाषाएं हो, सभी को बढ़ावा देने का काम इस एक तरह से किया जा रहा है। फिर आपत्ति क्या है? जब तमिल भाषा को भी बढ़ावा देने की बात है, फिर आखिर क्या आपत्ति है? तो आज हम देखेंगे कि जब एजुकेशन मंत्रालय पर चर्चा होगी तो हो सकता है कि ये मुद्दा फिर से आए और उस पर तमाम सदस्य अपनी बात रखेंगे। और वहीं अतिरिक्त अनुदानों को लेकर जो बजट के अनुपूरक हैं उस पर भी आज बात होनी है कि किस तरह से ये बांटे जाएं, क्योंकि जब बजट आता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो देश को सबसे आगे लेकर जाता है, कैसे कैसे वहाँ पर वित्त का पोषण किया जाएगा, ये पता होना बेहद ज़रूरी है। शैलेंद्र, देखिए, जो बजट पारित कराने की प्रक्रिया है, चूंकि जब बजट आता है 25-26 का, तो यानी हम देखेंगे कि अप्रैल से वो आवंटन एक शुरू होता है। उससे पहले बजट पारित कराना होता है, इसीलिए 2 चरणों में बजट सत्र बुलाया जाता है। ये दूसरा चरण का आज दूसरा दिन है और पहले चरण में बजट पर भाषण पर उस पर चर्चा होती है। दूसरा जो चरण होता है उसमें बजटीय प्रक्रिया पारित कराने की और आगे बढ़ा जाता है, जिसमें हम अनुदान मांगे देखते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा देखते हैं, तो वो होगा। और आज जो एक नज़र इस बात पर भी है कि विधायी कामकाज में इमिग्रेशन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में सूचीबद्ध है, जिसमें जो अवैध तौर पर भारत में रहते हैं या फिर प्रवेश करते हैं या जिनके पास कुछ कागजात में कमी है, अवैध कागजात नहीं है या फिर वीजा खत्म होने के बाद रुके हुए हैं, तो उनको सख्त सजा का या फिर जुर्माना बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, या जब बिल आएगा तब उसके प्रावधानों के बारे में विस्तार से पता चलेगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो केंद्र सरकार लेकर आ रही है संसद में। देखना होगा कि इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि अवैध तौर पर कोई नागरिक भारत में ना रहे और अगर किसी का वीजा खत्म हो जाता है तो वो समय पर वापस चला जाए। ये पूरी एक प्रक्रिया, उसको और बेहतर बनाने की तरफ ये विधेयक बढ़ेगा। इसके प्रावधान उस उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। और वहीं जो एक देश एक चुनाव है उससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार के लिए बनी जो संसदीय संयुक्त समिति है उसकी आज बैठक होनी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, दोपहर बाद ये बैठक होगी। हम जानते हैं कि एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल वो शीतकालीन सत्र में पेश हुए थे और उस विधेयक पर जेपीसी बनाई गई थी जिसकी बैठक होनी है। हम आज भी बैठक देखेंगे और इस हफ्ते एक और बैठक होगी। आज जो कानून और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया गया है, चूँकि कहा जा रहा है कि कुछ संशोधनों की ज़रूरत होगी, कुछ कानून में बदलाव की ज़रूरत होगी। तो क्या कुछ वो ज़रूरत हो सकती है, कैसे हम एक देश एक संविधान की तरफ आगे, एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हम जानते हैं कि देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराए जाने का प्रावधान वाला ये जो बिल है उस पर जेपीसी विचार कर रही है। उसके तहत तमाम स्टेक होल्डर के साथ बातचीत होगी कि कैसे देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सके। चलिए शैलेंद्र, आप नज़र बना के रखिएगा। लगातार हम आपसे संसद में जिस तरह से कार्यवाही को आगे लेकर जाया जा रहा है उस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे, एक बार अपने दर्शकों को साझा कर दें कि एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक होगी। बैठक में संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक नई दिल्ली से संसद एनेक्सी भवन के मुख्य समिति कक्ष में आज दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली जेपीसी में लोकसभा से भर्तृहरि मेहता, सीएम रमेश बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, कल्याण बनर्जी, टीएम सेवा गणपति, हरीश बालियोगी सहित अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। और नेशन वन इलेक्शन को लेकर संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इस बिल को
जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी इस पर व्यापक विचार विमर्श करने के साथ ही विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा कर अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जियोन भारत के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को नई दिल्ली में अरारात मिर्जियोन से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का उल्लेख करते हुए इसे और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चले आ रहे सहयोग की भी प्रशंसा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज और आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक स्कूल के बीच सहयोग और समझौता हुआ। वहीं चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर CDSCO भारत और CDMTE आर्मेनिया के बीच MOU भारत और आर्मेनिया के बीच मधुर और सौहार्दपूर्ण ऐतिहासिक संबंध है। दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित बातचीत और यात्राओं के आदान प्रदान ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूती दी है। असम के कछार जिले में करीब 30 करोड़ रुपए की कीमत की प्रतिबंधित नशीली याबा टैबलेट जब्त की गई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। सोमवार को लखीपुर पुलिस थाना क्षेत्र में अभियान के दौरान करीब 98,000 गोलियां और 3.5 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। बरामद की गई ड्रग्स की कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अमूमन लाल रंग की याबा टैबलेट भारत में प्रतिबंधित एक नशीला पदार्थ है जिसमें मेथाम्फेटामाइन और कैफीन मिला होता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ड्रग मुक्त असम की दिशा में अथक प्रयासों के लिए असम की पुलिस को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बीजेपी नेता और गांव के प्रधान गुलफाम सिंह यादव की उनके घर ही दिन दहाड़े हमलावरों ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी। 3 बाइक सवार हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। हमले के बाद गुलफाम सिंह यादव को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां बीजेपी नेता की मौत हुई। पुलिस ने CCTV फुटेज से कुछ अहम सुराग मिलने का दावा किया और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही है। यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। और अब बात यूपी के सुल्तानपुर की, जहां चर्चित आज़ाद हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सिराज खां पर शिकंजा कस गया। सिराज की 4 करोड़ 66 लाख की संपत्ति सोमवार को दिन भर चली कार्रवाई में कुर्क कर दी गई। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी के आदेश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में फैक्ट्री कार जमीनों पर मुनादी करवाई गई और सरकारी संपत्ति में शामिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। दरअसल 1 साल से अधिक समय से अधिवक्ता आज़ाद अहमद की हत्या का आरोपी सिराज फरार चल रहा है। सिराज के ऊपर 21 मुकदमे गंभीर धाराओं के तहत पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या, जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं के मुकदमे शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से आज ईडी पूछताछ कर सकती है। कल ईडी ने चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की। ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर भी छापा मारा। भूपेश बघेल के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। ईडी अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई थी। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य में 14 स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी छत्तीसगढ़ के 2100 करोड़ रुपए से कथित शराब घोटाले से जुड़ी है। ईडी ने इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है। और आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ की जा रही है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित वसुंधरा नगर निवास और रायपुर निवास पर ईडी ने रेड की। छापेमारी में जुटी टीम ने
नोट गिनने की मशीन मंगवाई। ये कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। भिलाई में चैतन्य बघेल और राज्य में कुछ अन्य व्यक्तियों के परिसरों की धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है। ईडी ने पूर्व में कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ और अप्राप्त से प्राप्त 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में गई। ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार के नौकरशाहों, व्यापारियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में कांग्रेस नेता सन्नी अग्रवाल समेत 15 से 20 लोगों के खिलाफ पुरानी भिलाई थाने में FIR दर्ज की गई। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 192, 221, 132, 126 और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के धारा 3 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। खबर तमिलनाडु से, जहां के थूथुकुड़ी शहर में कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली NCR में एक बार फिर बारिश वाले बादल मंडराने लगे। मौसम विभाग ने ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली NCR में 13 से 15 मार्च तक बारिश की संभावना जताई है। यही नहीं, इस दौरान हवा की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ ही हवा की रफ्तार 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। 11 से 12 मार्च को भी सतही हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार के साथ चल सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 13 और 14 मार्च को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। इसके साथ ही 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश, 11 से 14 मार्च के दौरान अरुणाचल, 12 और 13 मार्च को असम में भारी बारिश का अलर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, हिंदवी स्वराज्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज ने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। अत्याचारी शक्तियों से अपने अंतिम श्वास तक स्वराज, स्वधर्म और स्वाभिमान की रक्षा करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज जी का जीवन देश की युवा पीढ़ी को देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। त्याग और धर्मनिष्ठा के प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज जी को बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल और शिखर पर 15 अप्रैल तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 30 अप्रैल तक राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना होगी। अंगद टीले पर जटायु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से मंदिर के चारों ओर स्टील के वायर और उसकी वर्टिकल फेंसिंग लगाई गई है। अब ये भी तय हुआ कि जैसे पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल बनती है, वैसे ही वॉल बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई करीब 14 से 16 फीट होगी। इसे बनने में करीब 1 साल का समय लगेगा। हम मंदिर में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में राम दरबार की मूर्ति की स्थापना भी कर दी जाएगी। 30 अप्रैल तक सप्त मंदिर में भी मूर्तियां आकर लगा दी जाएंगी। केवल कार्य जो 30 जून या उससे थोड़ा आगे चलेगा वह परकोटा का है। यद्यपि परकोटा के 6 मंदिर भी 30 अप्रैल में इस स्थिति में होंगे कि वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई जा सकें। तो आप इस प्रकार से यह सोच सकते हैं और आने वाले माह में हम प्रयास करेंगे कि आप सबको अपने साथ परिसर में ले जाएं। दिल्ली सरकार ने शहर के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति 2.0 की मुख्य विशेषताओं की घोषणा की। दिल्ली की नई ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2027 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहनों में 95% वाहन इलेक्ट्रिक हों। दिल्ली परिवहन मंत्रालय की ओर से बताया गया कि परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इस नीति की समीक्षा की। इस नीति में शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक रूपरेखा दी गई। इस नई नीति के तहत सभी CNG ऑटो रिक्शा, टैक्सी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा।
गृह मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस एक बार फिर एक्शन में आ गई। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने विभिन्न इलाकों में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की जो प्रवासी हैं उनकी पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने वहां रह रहे लोगों से पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। साथ ही उनसे उनके मूल निवास स्थान और वो कहाँ के रहने वाले हैं उस जैसे सवाल पूछे। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से एक्शन में है और इस बार उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। तमाम इलाकों पर वेरिफिकेशन ड्राइव किए जा रहे हैं, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, साउथ दिल्ली हो, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो। तमाम उन झुग्गी बस्ती और क्लस्टर्स में जा करके वो इन घुसपैठियों की पहचान कर रहे हैं। उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, उनके आईडी प्रूफ मांगे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस हरकत में है और लगातार दिल्ली पुलिस ऐसे अवैध घुसपैठियों की पहचान कर रही है। पिछले साल देखें तो दिल्ली पुलिस ने इसमें काफ़ी सफलता की थी और कई लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया था, बांग्लादेश भेजने में कामयाब रही थी और कई लोगों को डिटेंशन सेंटर भी भेजने में वो कामयाब रहे थे। इसी मद्देनज़र एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से ड्राइव चलाई जा रही है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो इन तमाम घुसपैठियों की पहचान करने के लिए अपनी टीमों को आसाम, बंगाल, इन तमाम इलाकों में भी भेज रही है और इनके किंगपिन की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है। कैमरा अनिल ठाकुर के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब बात साइबर क्राइम की। आज के समय में बढ़ते साइबर क्राइम से काफ़ी लोग इसकी ठगी का शिकार हो रहे हैं। वहीं साइबर बुलिंग ने भी महिलाओं को परेशान कर रखा है। इस समय ज़्यादातर महिलाएं साइबर बुलिंग का शिकार हो रही हैं, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेलिंग का भी शिकार होना पड़ रहा है और इसके साथ ही उन्हें मानसिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए नेहा फाउंडेशन ने आगे आकर दिल्ली में साइबर बुलिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जहां पर महिला वकीलों को बुलाकर इस तरह के क्राइम से कैसे निपटा जाए इस पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी ने अपने विचार इस पक्ष पर रखे। इस चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि आज महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कई सख्त कानून मौजूद हैं। पीड़िता को सामने आकर शिकायत करने के लिए अब डरना नहीं है और इस कार्यक्रम के दौरान नेहा फाउंडेशन की फाउंडर नेहा शालिनी दुआ, पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रवि नेगी सहित कई सम्मानित हस्तियां मौजूद रहीं। इस वक्त साइबर क्राइम एक ऐसा हॉट टॉपिक है, मुझे लगता है इस पे खुल के बात होनी चाहिए और इस पे खुल के बात के साथ साथ इसकी जो धाराएं हैं कि जो पकड़े जाएं, उनके ऊपर जो कानूनी धारा है वो बहुत स्ट्रांग लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को पकड़ा, एक दिन जेल रखा या थोड़ा सा धमका दिया, डरा दिया और उसको फिर रिहा कर दिया गया। जो मेंटल अब्यूज इस वक्त सोसाइटी के कुछ गंदी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा ये क्राइम है। इस पे सजा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। नेहा जी ने, मैं बहुत बधाई देता हूँ उनको, साधुवाद देता हूँ जिस प्रकार महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई। जो महिलाएं हैं उनके पास ये हक हैं कि अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर सकें और कैसे इंजंक्शन ऑर्डर्स हम कोर्ट से लेते हैं जब कोई इस तरह का कोई कंटेंट वायरल हो जाता है, ब्लॉकिंग करी जाती है, डेफेमेशन के एक्शंस होते हैं और कानून हमारे देश में काफ़ी सख्त है। भारत ने 283 नागरिकों को म्यांमार से बचाकर बाहर निकाल लिया। इन भारतीय लोगों को आकर्षक नौकरियों का लालच देकर साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया था। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि म्यांमार और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला। सोमवार को थाईलैंड के माए सोत से भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आकर्षक नौकरियों की फर्जी पेशकश कर म्यांमार स्थित विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लाए गए अपने नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर किर्गिस्तान में शुरू हो चुका और इसके उद्घाटन समारोह में सोमवार को किर्गिस्तान के टोकमोक में इसका आयोजन किया गया। 14 दिनों तक ये संयुक्त अभ्यास 23 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंक रोधी और विशेष बल परिचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास में स्नाइपिंग, जटिल बिल्डिंग इंटरवेंशन, माउंटेन क्राफ्ट जैसे उन्नत विशेष बल कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इससे दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यह अभ्यास क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत और किर्गिस्तान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2011 में अपनी शुरुआत से अभ्यास खंजर एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो लगातार विकसित हुआ। पिछले अभ्यास गत में वर्ष जनवरी में इसे आयोजित किया गया था। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारत ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को एक और साल के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। ये प्रावधान पहले इस साल मार्च के अंत तक लागू था और अब विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी। इस कदम से घरेलू बाजारों में कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इस वित्त वर्ष में अप्रैल नवंबर के दौरान आयात 601 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस मूल्य से म्यांमार से 549 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनाज आयात किया गया। 2023-24 में आयात 663 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें म्यांमार से 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात रहा। म्यांमार के अलावा भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील से उड़द का आयात किया जाता है। और अब बात ई श्रम पोर्टल की, जहां पर रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या बढ़कर 30 करोड़ के पार चली गई। इसमें 53% महिलाएं शामिल हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में जानकारी दी। असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन लॉन्च किया गया। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन में एक पोर्टल पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इकट्ठा करना शामिल है। अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 13 योजनाओं को पहले ही ई श्रम के साथ एकीकृत किया जा चुका है। रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल को राष्ट्रीय करियर सेवा और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया। वहीं पेंशन योजना के तहत नामांकन की सुविधा के लिए ई श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के साथ एकीकृत किया गया। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के चलते आज शुरुआती कारोबार में जो प्रमुख शेयर सूचकांक है सेंसेक्स और निफ्टी, उसमें गिरावट हुई। इस दौरान 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 344 अंक गिर कर 73,000 के आसपास आ गया और वहीं इन्फोसिस का शेयर करीबन 3.5% टूटा। निफ्टी 125 अंक गिरकर 22,336 पर। वहीं सेंसेक्स के शेयर्स में इन्फोसिस, M&M, जोमैटो, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक, अदानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक में उल्लेखनीय गिरावट हुई। वहीं दूसरी ओर सन फार्मास्यूटिकल्स, ICICI बैंक, नेस्ले इंडिया, भारती एयरटेल, NTPC, टाइटन बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने SME के IPO से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले SME को लोगों के पैसे जुटाने का अवसर देना है। अगर अच्छे SME IPO आएंगे तो निवेशकों के फंसने की संभावना कम होगी। नए नियमों के तहत प्रमोटर बिक्री प्रस्ताव ऑफर फॉर सेल के तहत कुल IPO का 20% से अधिक हिस्सा नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा विक्रेता शेयरधारकों को अपनी मौजूदा हिस्सेदारी के 50% से अधिक बिक्री की अनुमति नहीं होगी। अब SME को IPO लाने के लिए पिछले 3 वित्त वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक न्यूनतम 1 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट दिखाना होगा। सेबी ने SME IPO में गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आवंटन पद्धति को मेन बोर्ड के हिसाब से बनाने का फैसला किया। इससे निवेशकों को अधिक पारदर्शिता और समान अवसर मिलेगा।
सेबी ने एसएमई आईपीओ से जुटाई गई राशि में से सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए अधिकतम 15% या 10 करोड़ जो भी कम है उसकी सीमा तय की। इससे आईपीओ के फंड का दुरुपयोग करने में रोकने में मदद मिलेगी और सेबी ने स्पष्ट कर दिया कि एसएमई आईपीओ ने जुटाए गए फंड का इस्तेमाल प्रमोटर समूह या संबंधित पक्षों के कर्ज चुकाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि कंपनी आईपीओ को प्राप्त जो पूंजी है वो सही उपयोग हो रही है। फरवरी में शाकाहारी और मांसाहारी थाली की लागत में मासिक आधार पर 5% की कमी आई है। इसकी वजह क्या रही? वजह ये थी कि सब्जियां और जो ब्रॉयलर की कीमत है उसमें कमी आई। क्रिस्टल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ने अपनी मासिक रोटी चावल कीमत रिपोर्ट में कहा कि प्याज 7%, आलू की कीमत 17% और टमाटर की कीमतों में 25% की गिरावट आई है। सालाना आधार पर घर में पकाई गई शाकाहारी थाली की लागत फरवरी में 1% कम हुई, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत में लगभग 6% की बढ़त दर्ज की गई। शाकाहारी थाली की कीमत में सालाना आधार पर गिरावट की वजह टमाटर और एलपीजी सिलेंडर के दाम हुए। मांसाहारी थाली पर भी यही असर है। वहीं दक्षिण भारत में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच कम मांग के कारण ब्रॉयलर की कीमतों में लगभग 5% की गिरावट आई। मांसाहारी थाली की लागत में ब्रॉयलर की हिस्सेदारी करीब 50% है। भारत और यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस बीच भारत और यूरोपीय संघ की ब्रसेल्स में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर 10वें दौर की वार्ता हो रही है। ये समझौता दुनिया में मौजूदा समय के भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक जोखिमों को कम करने में मददगार साबित होता है। भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही दुनिया भर में बढ़ते विखंडन, संरक्षणवाद और व्यापार शुल्कों के प्रभाव को सीमित करने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर ईयू के अध्यक्ष वॉन डेर लेyen ने समझौते पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी को बढ़ाने के साथ साथ गति देने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा और साझा विश्वास के साथ साथ आवश्यकता पर बल दिया। एक नज़र डालते हैं भारत और यूरोपीय संघ द्वारा एफटीए की पृष्ठभूमि पर। एफटीए के लिए भारत से 10 मार्च 2008 में बातचीत शुरू हुई। 2024 में एक समझौते पर पहुंचने के लिए 21 दौर की बातचीत पर जरूरत जताई गई। 2007 से 2013 के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते को लेकर वार्ता हुई। वहीं 2021 तक ये निष्क्रिय रही। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ईयू का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय व्यापार में ईयू का हिस्सा 2.2% है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति और स्वतंत्रता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत संबंध और खुले संचार लाइनों का निर्माण करने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में भारत का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में पदभार संभालने के बाद ये गबार्ड की पहली भारत यात्रा होगी। उनका पहला पड़ाव होनालुलु होगा, जहां वो आईसी भागीदारों और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड पैकॉम के नेताओं और प्रशिक्षण में लगे सैनिकों से मिलने वाली हैं। फरवरी में ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए वाशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने गबार्ड से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। वो 12 फरवरी को ब्लेयर हाउस में पीएम मोदी से मिलने वाली पहली अमेरिकी अधिकारी थी। अब खबर राजस्थान से, जहां राजधानी जयपुर में बीते कुछ वर्षों से होलिका दहन के लिए पेड़ों की लकड़ी काम में नहीं ली जाती। गाय के गोबर से बनने वाले गौ काष्ठ से बनी होली जलाई जाती है। अंतिम संस्कार के लिए भी इसी का प्रयोग होने लगा। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट, क्योंकि इसके वजह से हजारों पेड़ कटने से बच रहे हैं। गाय के सूखे गोबर से होलिका दहन, गोकाष्ठ से होलिका दहन से पर्यावरण को लाभ। गौशालाओं और गायों का भी होगा संवर्धन। गोकाष्ठ गाय के गोबर से बना पर्यावरण अनुकूल ईंधन। गोकाष्ठ का उपयोग अंतिम संस्कार, हवन, ईंधन में बढ़ रहा है। गोकाष्ठ एक जैविक ईंधन गाय के सूखे गोबर को मशीनों से दबाकर किया जाता है तैयार। होली पर करीब 400 होलिका दहन के लिए गोकाष्ठ भेजने का लक्ष्य।
देश में बढ़ती पेड़ों की कटाई और लकड़ी की मांग के बीच गोकास्ट एक अनूठे समाधान के रूप में सामने आया है। गाय के गोबर से तैयार गोकास्ट को लकड़ी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह पारंपरिक लकड़ी की तरह ही जलता है, लेकिन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। गोकास्ट का उपयोग विशेष रूप से अंतिम संस्कार, हवन, ईंधन आदि में बढ़ रहा है। इस बार अकेले श्री पिंजरापोल गौशाला से 400 से ज्यादा स्थानों पर गोकास्ट पहुंचाकर होलिका दहन किया जाएगा। इससे पेड़ों की कटाई कम होगी, गौशाला को आर्थिक लाभ मिलेगा और गायों का संवर्धन भी होगा। वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हम पिछले 9 वर्ष से ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें गौ माताओं के गोबर से थापड़ी और गोकास्ट तैयार कर रहे हैं। पोलो चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए नई दिल्ली का जयपुर पोलो ग्राउंड तैयार है। नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का आगाज मंगलवार को होगा। इससे पहले आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टूर्नामेंट की ट्रॉफी और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों की जर्सी का अनावरण किया गया। इस मौके पर बीजेपी सांसद और जिंदल पैंथर्स के खिलाड़ी नवीन जिंदल ने कहा कि इस बार टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप अभी इस हफ्ते चलेगा, होगा, इसके मैचेस होंगे और ये जो है भारत का जो सबसे उच्च स्तरीय जो पोलो चैंपियनशिप है, ये वो है नॉर्दर्न इंडिया चैंपियनशिप और इंडियन ओपन। ये जो है 14 गोल के टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आकर के खेल रहे हैं और हमारी टीम जिंदल पैंथर टीम भी इसके अंदर हिस्सा ले रही है और हम आशा करते हैं कि हमारी टीम का प्रदर्शन अच्छा होगा। वहीं पोलो एसोसिएशन के महासचिव कर्नल वीएस काहलो ने कहा कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों की तैयारी शानदार है। इस बार मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा कि नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप, जो कि एक इंडियन पोलो में हाईएस्ट लेवल पर खेला जाता है, जो कि 14 गोल हैंडीकैप पे खेला जाता है, इस साल 4 कॉम्पिटिटिव टीम्स ड्रॉ में आई हैं। हर साल की तरह इस साल और भी मजबूत टीम्स बनी हैं। बाहर से, विदेश से, अर्जेंटीना से, साउथ अमेरिका से फॉरेन प्रोफेशनल प्लेयर्स आए हैं। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी 2 टीम फाइनल में जाएंगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के साथ कई देशों के खिलाड़ी भी मैदान पर नजर आएंगे। अर्जेंटीना के एम्बेसडर मारियानो कैसिनो का मानना है कि चैंपियनशिप में रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। We are very happy that this opportunity of attending this polo championship, in which I am always very happy and glad to observe the recognition that the Indian people have for the polo tradition in Argentina regarding the horses and the best players in the world. बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप में जिंदल पैंथर्स, क्रिस्टल जिंदल अचीवर्स और जयपुर डेल्टा के बीच ट्रॉफी के लिए रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 16 मार्च को खेला जाएगा। सुशील कुमार की रिपोर्ट, जीटी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।